हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़ है। ठीक है, डेली करंट अफेयर की सीरीज़ में हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट 8 MCQs को डिस्कस करते हैं और इनके साथ साथ जो भी इनके इम्पॉर्टेंट स्टैटिक जीके हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो सभी हम साथ के साथ डिस्कस करते हुए चलते हैं। ठीक है, हमारी ये जो सीरीज़ है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है, तो दोनों ही बच्चे इसका अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज की जो वीडियो है ये हमारी 9 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके करंट अफेयर्स रहे हैं उनसे बनने वाले हम लोग MCQs को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें और पूरा सुने और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी को लेकर है ये क्वेश्चन। हैज़ ऑनर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन पर्सनैलिटी विद ओलंपिक ऑर्डर। यानी यहाँ पर क्या पूछा है कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक संघ ने भारत की किस शख्सियत को, ठीक है, ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया है। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस जो हैं हमारे वनडे एग्जाम्स में आते हैं, ठीक है ना, तो ये सब हमें पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है अभिनव बिंद्रा। ठीक है, और अभिनव बिंद्रा कौन है? देखिए, अभिनव बिंद्रा वो शख्सियत है हमारे देश की जिन्हें इंडिया का पहला, ठीक है, याद रखना है कि इंडिया का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल मिला था। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे ये। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो हमारे इंडिया के पहले ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट थे उन्हें ही क्या मिला है, ओलंपिक ऑर्डर मिला है, और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी ने ये उन्हें दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, रिटेन टॉप स्पॉट इन NIRF रैंकिंग। तो देखिए, NIRF रैंकिंग जो है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा कई बार पूछी जाती है। देखिए हाँ, तो NIRF रैंकिंग में कौन सा भारतीय संस्थान शीर्ष पर बरकरार है? तो क्या वो IIT गुवाहाटी है, IIT मद्रास है, IIT मुंबई है, या IIT खड़गपुर है? तो देखिए इसका आंसर है IIT मद्रास। ठीक है, क्या आंसर है? IIT मद्रास है। देखो पहले तो हम NIRF रैंकिंग जो है उसकी हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो इसकी जो फुल फॉर्म है ये है नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग। क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, कई एग्ज़ाम्स में ऐसी फुल फॉर्म्स भी पूछ ली जाती हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हम किस बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है IIT मद्रास। देखिए, IIT मद्रास जो है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास जो है, ये बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के रूप में रहा है। ठीक है, बेस्ट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन द कंट्री। और कौन से नंबर पे आया है? ये आया है 6वीं बार, 6th टाइम्स। ठीक है, 6वीं बार ये लगातार अपनी टॉप पोजीशन पर बरकरार है। और कब से है? तो देखो 2019 से है। 2019 से लेके अब क्या आ चुका है? 2024 आ चुका है। ठीक है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्या है इंस्टीट्यूशन का नाम? IIT मद्रास है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ से आपका एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये बन सकता है कि हमारे एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? तो हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं वो हैं धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, धर्मेंद्र प्रधान जी, ये पता होना चाहिए, ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। और ये जो हमारी रैंकिंग है, ये रैंकिंग है हमारी 2024 की, अभी नई नई रैंकिंग है, पूछ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन देखने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर नए आ रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि हमारे चैनल पे कई सारी सीरीज़ चल रखी हैं। देखिए, पहली है बिहार स्पेशल को लेके, जो बच्चे स्पेशली बिहार के एग्ज़ाम्स देते हैं उनके लिए ये सीरीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने बिहार के फोकस करके बिहार की ही हिस्ट्री की, ठीक है, बिहार का जो इतिहास है उसकी हमने 3 वीडियोस बनाई हैं। इसमें सारे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे इनको वन लाइनर में हम लोगों ने कवर किया है। ठीक है, ऐसे ही अभी हमारी ज्योग्राफी यानी भूगोल की सीरीज़ चल रही है। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने बिहार के स्पेशल
जो करंट अफेयर्स हैं लास्ट 6 महीने के, वो भी हम लोगों ने डाले थे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सीरीज़ है। चलिए देखो अगला देख लेते हैं। अगला है हमारे एनसीईआरटी को लेकर। एनसीईआरटी के लिए हमारी 2 सीरीज़ है। एक है एनसीईआरटी डिटेल्ड एनालिसिस की, जहाँ पर एनसीईआरटी के चैप्टर को फुल डिटेल में पढ़ाया जाता है, ठीक है, विद नोट्स भी दिए जाते हैं, आपको खुद से नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं रह जाती है। और फिर इनसे जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बनते हैं वो इस सीरीज़ में हम लोग डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है हमारी जीएस के 8 एमसीक्यूज़ की, जो अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो हमारी वीडियो है, ठीक है। फिर है हमारी मंथली मैगज़ीन की। देखिए मंथली मैगज़ीन में पिछले महीने के जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स रहे हैं उनको 1 लाइनर में कंपाइल करके मैगज़ीन के रूप में लाया जाता है, ठीक है। तो अभी तो जुलाई का महीना गया है, उसको 41 लाइनर्स में हमने कवर किया है। और ट्रिक्स की अगर देखें तो कई सारी वीडियोस ट्रिक्स की हैं, यहाँ पर एमसीक्यूज़ को ट्रिक्स के ज़रिए समझाया गया है। और यहाँ मेंस टॉपिक्स की भी कई वीडियोस हैं, रेगुलरली लाई जाती हैं। इसी तरह से पॉलिटी एमसीक्यूज़ के लिए आप जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं, कई सारी वीडियोस इसकी पहले अपलोड हो रखी है। और अगर आप चैनल की कम्युनिटी पर जाएंगे तो यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर आपके लिए क्वेश्चन पोस्ट किए जाते हैं रेगुलरली, ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। तो चैनल में जाइए, विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हमारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली केसेस ऑफ चांदीपुर वायरस। देखो यहाँ पे क्या दिया है, केसेस ऑफ चांदीपुर वायरस एंड वायरल एनसेफेलाइटिस सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। देखो हाल ही में चांदीपुर वायरस, आप सभी ने सुना होगा न्यूज़ में भी कि चांदीपुर वायरस बहुत ज़्यादा आ रहा है न्यूज़ में, है ना। और वायरल एनसेफेलाइटिस, इसकी भी बहुत सारी न्यूज़ आ रही है, लगातार आ रही हैं। तो इसके मामले भारत के कौन से राज्य में देखे गए हैं? तो क्या मध्य प्रदेश में देखे गए हैं, गुजरात, कर्नाटक या राजस्थान? तो देखिए गुजरात में देखे गए हैं, ठीक है। तो गुजरात में अभी अभी क्या हुआ है, मतलब पिछले कुछ दिनों से चांदीपुर वायरस तो चल ही रहा था, ठीक है। तो उसके बाद क्या आ गया दूसरा कहर, वायरल एनसेफेलाइटिस के बहुत सारे केसेस देखे गए हैं यहाँ पर। और देखिए कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में देखे गए हैं मोस्टली। वैसे तो 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, यानी ज़िले में देखे गए हैं, लेकिन जो जिनमें ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है तो उसमें है अहमदाबाद, ठीक है। अहमदाबाद, राजकोट, जामनगर और है वडोदरा, ये हैं, ठीक है। तो ये हमें नहीं भूलना है कि ये जो केसेस हैं कहाँ पर हैं, गुजरात में देखे गए हैं। अब देखो, अब हमने इतना देख लिया कि हाँ ये जो न्यूज़ है यहाँ से हमें चांदीपुर वायरस कवर करना है और वायरल एनसेफेलाइटिस हमें पता होना चाहिए। तो पहले चांदीपुर वायरस के बारे में जान लेते हैं। तो देखो चांदीपुर वायरस, पहले तो इसका नाम जो है वो कहाँ से पड़ा, तो ये महाराष्ट्र का एक टाउन था, ठीक है ना। महाराष्ट्र का एक टाउन के नाम पर ये जो है इसका नाम पड़ा कि हाँ चांदीपुर नाम इसका महाराष्ट्र के टाउन से पड़ गया। अब देखो इसमें होता क्या है, इसमें एक्चुअली जो हमारा ब्रेन होता है ना, उस ब्रेन के अंदर इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन के सिम्टम्स दिखते हैं, ठीक है। इन्फ्लेमेशन क्या है कि सूजन होती है और ये इन्फ्लुएंजा लाइक डिजीज़ होती है, जैसे कि उसके बाद यहाँ पर कोमा और डेथ होती है, ठीक है। डेथ यानी इंसान जिंदा नहीं रहता, ठीक है। और मोस्टली मेनली ये चिल्ड्रंस को अफेक्ट करता है जिनकी की एज 14 साल से कम होती है, मेनली बच्चों को अफेक्ट करता है। और ये फैलता किससे है, इसके कॉजेज़ को अगर देखें, इसके कॉजेज़ क्या है, देखो ये फैलता है कि अगर सैंड फ्लाई काट ले, ठीक है। सैंड फ्लाई क्या होती है, देखो सैंड फ्लाई अगर हम देखें तो हमें नाम से इसका कुछ आइडिया लग रहा है। देखो जो आपको पता होगा हमारे गाँव में, है ना, हमारे गांव में क्या होते हैं, मिट्टी के घर होते हैं। तो उन मिट्टी के घरों में ऐसी ना कुछ दरारें होती हैं, ठीक है। अब उन दरारों में क्या है, ये सैंड फ्लाई यानी कि जो मिट्टी के रंग की जो मक्खी होती है वो यहाँ पर पनपने लग जाती है। लेकिन कौन से मौसम में, तो मौसम होता है मानसून का, यानी कि बरसात के मौसम में हमें ये ऐसी जो मक्खियाँ होती हैं, सैंड फ्लाइज होती हैं, उनका पनपना इन क्रैक्स में, कौन से क्रैक्स हैं, ये मिट्टी के जो क्रैक्स हैं, मिट्टी के घर बने हुए हैं, उनके बीच में दीवारें टूटी हुई हैं, ठीक है, तो उनमें पनपने लग जाती हैं। तो इस मौसम में ये जो है ना चांदीपुर वायरस, इसके केसेस ज़्यादा आते हैं। और ये अफेक्ट किसको करता है, ये अफेक्ट करता है ब्रेन को, ब्रेन में न्यूरो डिजनरेशन, ठीक है, जिसका कि क्या होता है, ब्रेन इन्फ्लेमेशन का रिजल्ट है ये, ठीक है। तो ये हमें नहीं भूलना है। और यहाँ पर देखो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, कि यहाँ पर जो फीमेल
फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई है, ये वेक्टर का काम करती है। मैं इसका नाम लिख देती हूँ यहाँ पर, ये क्या है, फ्लेबोटोमाइन सैंड फ्लाई, ये एक तरह का वेक्टर का काम करती है। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे जान लेते हैं। दूसरा हमारा आता है कि जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस। अब देखो जापानीज़ एन्सेफेलाइटिस ये भी इसी से ही मैच खाता है। ठीक है, मिलता जुलता है। इसमें भी ब्रेन के अंदर क्या होती है, इन्फ्लेमेशन यानी कि सूजन होती है। ठीक है, तो ये हमें पता होना चाहिए कि किसके जो हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब ये जो बीमारी है, ये जो है ना एन्सेफेलाइटिस, ये फ्लेवी वायरस से होती है। किससे होती है, फ्लेवी वायरस से होती है। ये वन डे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि क्या नाम है, कि क्या जीनस है। ठीक है, तो ये है फ्लेवी वायरस, इसका जीनस है। वही जीनस है जो कि डेंगू को करता है, डेंगू, येलो फीवर, वेस्ट नाइल वायरस। ठीक है ना, तो ये इन सब को करता है, तो उससे मिलता जुलता है, सेम है ये चीज़। चलिए, तो हमने ये जान लिया यहाँ पर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है पंपा सागर डैम को लेकर। तो पंपा सागर डैम इज़ ऑल्सो नोन एज, देखो पंपा सागर डैम, पंपा सागर बांध को क्या कहा जाता है, क्या से तुंगभद्रा बांध यानी डैम कहा जाता है, या शिव समुद्रम डैम कहा जाता है, या कृष्णा सागर डैम कहा जाता है। तो देखिए इसे कहा जाता है, ये नन आएगा, इसे कहा जाता है तुंगभद्रा डैम, तुंगभद्रा बांध कहा जाता है। अब देखिए, अब ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं तुंगभद्रा के बारे में, क्योंकि अभी अभी फ़िलहाल क्या न्यूज़ थी कि जो तुंगभद्रा डैम है ना, यानी कि जो बांध है, उसके जो गेट हैं, ठीक है, वो क्या हो गए हैं, वो वॉश अवे हो गए हैं, यानी कि वॉश्ड अवे यानी कि टूट कर गिर गए हैं और पानी में बह गए हैं। अब देखो कोई बांध है, अगर उसके गेट अगर बह जाएंगे तो क्या होगा, जो नीचे डाउन स्ट्रीम्स में जो भी विलेजेस होंगे, कॉलोनीज़ होंगी, तो वहाँ पर क्या आएगी, वहाँ पर बाढ़ आएगी, है ना, बाढ़ आएगी यानी कि फ्लड आएगी। तो बस अब यही न्यूज़ बनी हुई है, तो हमें क्या पढ़ना होगा, हमें तुंगभद्रा डैम के बारे में पढ़ना होगा। इसका दूसरा नाम क्या है, पंपा सागर डैम, इसके बारे में हमें जानना होगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन जो कि न्यूज़ में बने रहते हैं, वही एग्ज़ामिनर हमारे एग्ज़ाम में उन्हीं में से छांट के स्टैटिक पार्ट को चुन के हमारे एग्ज़ाम में देता है। तो बस हमें यहाँ पर नज़र बनाए रखनी है कि न्यूज़ में क्या आ रहा है और हमारे एग्ज़ाम में क्या आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, पंपा सागर डैम को लेकर है, तो इसको तुंगभद्रा डैम भी कहा जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट था जो हमने आपको बता दिया। अब देखिए, पहला हम ये देखते हैं कि ये है कहाँ पर, तो ये है कर्नाटका में। ठीक है, कहाँ पर है, कर्नाटका हमारे देश का राज्य है। अब ये कर्नाटका में ये लाइफ लाइन है, कहाँ की, देखो 6 डिस्ट्रिक्ट हैं कर्नाटका में, यानी कि 6 ऐसे ज़िले हैं जहाँ की ये लाइफ लाइन है। तो उनके नाम है, देखो बेल्लारी है, कोप्पोल है, ठीक है, रायचूर है, ठीक है ना। तो कौन कौन सा है, बेल्लारी, कोप्पोल, रायचूर, अनंतपुर, एक है अनंतपुर, एक है कुड्डप्पा और एक है कुर्नूल। ठीक है, तो ये जो है ये सूखे डिस्ट्रिक्ट हैं। तो यहाँ से इस वाले डैम से वाटर सप्लाई होता है, यानी पानी सप्लाई होता है। अब देखो तुंगभद्रा रिवर के बारे में जान लेते हैं, तुंगभद्रा नदी के बारे में। तो ये एक बहुत ही पवित्र नदी मानी जाती है कर्नाटका के अंदर। ठीक है, कर्नाटका के अंदर बहुत पवित्र नदी है। और ये जो डैम है ना, तुंगभद्रा डैम, ये 2 रिवर्स के कन्फ्लुएंस पे बना हुआ है, यानी कि जहाँ पर 2 नदियाँ मिलती हैं। और वो नदियाँ कौन सी हैं, ये है तुंग रिवर और दूसरी है भद्रा। ठीक है, अब ये इन दो रिवर्स का जहाँ पर कन्फ्लुएंस है, मतलब जहाँ पर कि ये नदियाँ मिल रही हैं, तो यहाँ पर है आपका तुंगभद्रा डैम। देखो छोटा सा इंडिया में हम लोग, एक मिनट नीचे डायग्राम है यहाँ पर देखिए, ये हमारा इंडिया का मैप है। अब यहाँ पर अगर मैं ऐसे रफली मैप बनाऊँ तो ये इस जगह पर आएगा, यहाँ पर तुंगभद्रा डैम कर्नाटक में। ठीक है, कर्नाटक में है ये। अच्छा, अब इसकी कभी कभी क्या होता है कि ट्रिब्यूटरीज़ भी पूछी जाती हैं, तो हम ट्रिब्यूटरीज़ के बारे में जान लेते हैं, यानी कि सहायक नदियों के बारे में जान लेते हैं। ट्रिब्यूटरीज़ को क्या बोलते हैं, सहायक नदियाँ। तो इसकी सहायक नदियों के नाम है, देखो एक तो है भद्रा, ठीक है, एक है भद्रा, एक है हरिदा, ठीक है, एक है वेदवती हो गई, ठीक है, एक है
कुमुदावती, ये इम्पॉर्टेंट नाम है जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इन चीज़ों को तो हमें याद रखना ही पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द पेरिस ओलंपिक गेम्स। आपको पता होगा अभी क्या हुआ है, हमारे पेरिस ओलंपिक गेम्स हुए हैं, तो बस ये क्वेश्चन उसी को लेकर है यहाँ पर। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या पूछा है, नॉट करेक्ट, यानी कि हमें गलत बताना है, यहाँ हमें सही नहीं बताना, ठीक है। तो हमें इसमें से गलत ढूंढना है। अब देखो नीरज चोपड़ा आपको पता होगा, तो नीरज चोपड़ा को क्या गोल्ड मिला है। चलो आगे देखते हैं। मनु भाकर को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, इंडियन हॉकी टीम को ब्रॉन्ज मेडल मिला है, या फिर है स्वप्निल कुसाले, इनको क्या मिला है, ब्रॉन्ज मेडल। तो अब देखिए यहाँ पर नीरज चोपड़ा जो है ना, उनको गोल्ड नहीं मिला, ठीक है ना, उनको गोल्ड नहीं मिला। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है, तो नीरज चोपड़ा को सिल्वर मिला है, ठीक। हमें गोल्ड की एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन हमें मिला क्या है, सिल्वर मिला है। कौन सी कैटेगरी में मिला है, कौन से इवेंट में मिला है, तो वो है मेंस जैवलिन थ्रो में। आपको पता होगा जैवलिन थ्रो खेलते हैं ये, ठीक है, तो मेंस जैवलिन थ्रो में। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि यहाँ पर गलत पूछा है। कभी कभी क्या होता है कि हम यहीं से अपना क्वेश्चन गलत कर देते हैं आते हुए भी, तो ये हमें ध्यान रखना है कि गलत पूछा है या फिर सही पूछा है। और बाकी जो है मनु भाकर, उनको ब्रॉन्ज मेडल ही मिला है, ठीक है। वुमेंस की 10 मीटर की एयर पिस्टल इवेंट में मिला है, ठीक है, किस में है, एयर पिस्टल इवेंट में मिला है। इंडियन हॉकी टीम को, इसको भी ब्रॉन्ज ही मिला है, ठीक है। वैसे टोटल जो है ना, वो हमें 6 मेडल मिले हैं। कितने मिले हैं, 6 मेडल मिले हैं पेरिस ओलंपिक 2024 की अगर बात करें तो, ठीक है ना। और अगर हम लिस्ट में बोलें तो इंडिया का नंबर है 71, 71वें नंबर पर हमारा भारत आया है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, मैंने आपको बता दिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। अब नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द मंकी पॉक्स डिजीज़। अब देखो यहाँ पर मंकी पॉक्स रोग को लेकर भी क्वेश्चन हमारे एग्ज़ाम में बन सकते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन मंकी पॉक्स रोग के संबंध में सही है। अब यहाँ पर हमें सही ढूंढना है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन क्या है कि क्या ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है, क्या ये बिलोंग करती है स्मॉल पॉक्स वायरल फैमिली से, क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, ठीक है। देखो इसका आंसर सारे सही हैं ये, जी हाँ, ये सारे ही ऑप्शन जो हमने दिए हैं, ये सारे ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि ये वायरल जूनोटिक डिजीज़ है। अब जूनोटिक डिजीज़ क्या होती है, देखिए जूनोटिक डिजीज़ वो डिजीज़ है जो कि एनिमल से ह्यूमन में आ जाती है, ठीक है, एनिमल से ह्यूमन में आ जाती है। ये स्मॉल पॉक्स वायरस फैमिली से भी बिलोंग करती है और ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन पॉसिबल है, यानी कि अगर एक इंसान को ये हो चुका है तो दूसरे को ट्रांसमिट हो सकता है, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हमें याद रखने हैं। अब देखो ये जो है क्वेश्चन हमने क्यों लिया, क्योंकि अभी क्या हुआ है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने रिसेंटली एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है, ठीक है, किसको लेकर के, मोंकी पॉक्स को लेकर के, एम पॉक्स जिसे बोलते हैं, मोंकी पॉक्स को लेकर के एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है कि हाँ हमें इसके बारे में कुछ कदम उठाने होंगे। क्यों, क्योंकि कॉन्गो में इसके बहुत केसेस आ रहे हैं, ठीक है। अफ्रीका कंटिनेंट की कंट्री है, तो यहाँ पर कंटिनेंट में जो है इसके केसेस जो है बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें ये क्वेश्चन पता होना चाहिए, तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मुल्ला पेरियार डैम को लेकर। देखो मुल्ला पेरियार डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया, इंडिया के कौन से राज्य में स्थित है मुल्ला पेरियार बांध। तो क्या ये आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है, तमिलनाडु में है या फिर केरल में। तो देखो सही आंसर है इसका कि हाँ ये केरल में है मुल्ला पेरियार डैम जो है। देखो इसकी न्यूज़ क्या थी, इसकी न्यूज़ ये है, यानी इसकी जो खबर है वो जो हमारे जो एग्ज़ाम में आ सकती है। तो देखो यहाँ पर खबर क्या थी, खबर ये है कि पिछले दिनों आपको पता होगा कि जैसे वायनाड में है ना, जैसे वायनाड में लैंडस्लाइड हुआ था ना, ठीक है, वायनाड में पिछले दिनों क्या हुआ है, लैंडस्लाइड हुआ है, तो वैसा ही खतरा अब यहाँ पर जताया जा रहा है कि मुल्ला पेरियार डैम के साथ ऐसी अनहोनी ना हो जाए। अब क्यों ना हो जाए,
क्यों? क्योंकि ये जो डैम है ना, मुल्ला पेरियार डैम, ये बहुत ज़्यादा पुराना है। 126 साल पुराना डैम है ये। अब देखो इतना पुराना डैम है, तो इसलिए यहाँ पर ये कंसर्न आना लाजमी है, यानी ये चिंता का विषय होना बहुत ही ज़्यादा एक लॉजिक की बात है कि हाँ 126 साल पुराना कोई डैम है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही हाल हो सकता है जो कि वायनाड में हुआ। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमें मुल्ला पेरियार डैम के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये न्यूज़ में है और हमारे एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन बन जाएंगे हमारे लिए। ठीक है, और ये मुल्ला पेरियार डैम जो है वो लोकेटेड कौन से स्टेट में है, तो हमने अभी डिस्कस करा है कि ये हमारे केरल के राज्य में है। अब देखो, अब यहाँ पर इसके जो मेन पॉइंट है, हम यहाँ पर पेरियार रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। तो पेरियार रिवर क्या है? पेरियार रिवर जो है केरल की लॉन्गेस्ट है। ठीक है, मुल्ला पेरियार में पेरियार रिवर है। पेरियार रिवर नदी जो है ये वहाँ की केरल की लॉन्गेस्ट रिवर है, और लॉन्गेस्ट रिवर है, और यही केरल की लाइफलाइन भी है। ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, लॉन्गेस्ट है और केरल की लाइफलाइन है। अब यहाँ पर पेरियार की ट्रिब्यूटरी पढ़ लेते हैं, पेरियार की सहायक नदियाँ। तो उनके नाम क्या हैं? उनके नाम है मुथिरापुज़ा। अब देखो ये थोड़े से अजीब नाम हमको लगेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर ये नाम जो है पहली बार अपनी पढ़ाई में ऐसे पढ़ते हैं, बार बार रिवीजन करेंगे तो हमें ठीक लगने लगेगा। ठीक है, तो एक है मुल्लायार, एक है चेरुथोनी। ठीक है, चेरुथोनी, और एक है पेरिनजनकुट्टी। देखो ये नाम हमें अपने जहन में बसा लेने हैं, धीरे धीरे रिवाइज करते रहेंगे तो ये हमें याद हो जाएंगे। चलिए, अब इस पर डिस्प्यूट था, अब ये तो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने इसको यहीं पर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हमारे लिए इतने ही काफ़ी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट रीज़न फॉर अकरेंस ऑफ मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस, यानी कि अब देखो इनमें से कौन सा कारण बहु औषधि प्रतिरोध होने के लिए जिम्मेदार नहीं है। अब यहाँ पर भी नहीं पूछा है, तो हमें यहाँ पर गलत ढूंढना है। अब आपको पता होगा मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस क्या होती है। देखो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंस की प्रॉब्लम में क्या होता है कि जो हम लोग क्या करते हैं कि हमें नॉर्मली थोड़ा सा भी फीवर होता है, यानी बुखार हुआ, जुकाम हुआ, है ना, तो हमने क्या ले लिया? हमने एंटीबायोटिक ले ली, या फिर हमें किसी मेडिकल स्टोर से हमें ये जो है एंटीबायोटिक प्रेस्क्राइब कर दी, या फिर डॉक्टर में भी ये बहुत बैड प्रैक्टिस रही है हमारे इंडिया में स्पेशली, कि वो लोग छोटी छोटी बीमारियों पर, ठीक है ना, क्या दे देते हैं? एंटीबायोटिक्स दे देते हैं। अब इस एंटीबायोटिक्स का बुरा असर हमारे शरीर पर पड़ता है, क्योंकि हमारे शरीर में जो छोटे छोटे जो वायरस होते हैं, वायरस, बैक्टीरिया, है ना, तो उनको ये प्रतिरोधक क्षमता उनके लिए बन जाती है। तो मेन कारण यहाँ पर क्या है कि एंटीबायोटिक्स का मिसयूज़ होना। ठीक है, क्या होना? मिसयूज़ होना, या फिर इसका ओवर यूज़ होना, ओवरडोजेज ले लेना हमें नहीं चाहिए, फिर भी हमारी बॉडी में इनकी एंट्री हो जाती है, और जो हमारी बॉडी में अच्छे वाले बैक्टीरिया होते हैं ना, देखो वो भी ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, ये प्रॉब्लम भी आती है क्योंकि हमारी बॉडी में बहुत सारे बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो गुड बैक्टीरिया के रूप में आते हैं, तो वो तो ख़त्म होते ही हैं, प्लस जो वैसे वाले बैक्टीरिया हैं जो डिजीज़ कॉजिंग, यानी कि बीमारी फैलाने वाले बैक्टीरिया होते हैं, अब उनके अंदर अगर हम मिस यूज़ या ओवर यूज़ करेंगे तो उनके अंदर अपनी अलग से प्रतिरोधक क्षमता, यानी कि रेजिस्टेंस पावर बन जाती है। रेजिस्टेंस पावर का मतलब क्या हुआ कि अब उन्हें इस वाली एंटीबायोटिक से फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब उन्हें और हायर लेवल की एंटीबायोटिक चाहिए, तब जाकर वो बैक्टीरिया जो है उस पर काम करेगी दवाई। ठीक है, जब हायर लेवल की एंटीबायोटिक आएगी। ठीक है, तो ये इसमें मेन प्रॉब्लम रहती है कि यहाँ पर एंटीबायोटिक का मिसयूज़ और ओवर यूज़, ठीक है, ये होता है। और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, ये देखिए ये क्या है? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में बैक्टीरिया, ठीक है, बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई और पैरासाइट, इन सभी को इन्वॉल्व करा जाता है। ठीक है, और इनके ऊपर क्या होता है कि ये अपने आप को म्यूटेट कर लेते हैं, इनके ऊपर दवाई का असर नहीं होता। ये यहाँ पर मेन प्रॉब्लम आती है। ठीक है, चलिए, तो अरे हाँ, इसका हमने
आंसर देखा ही नहीं। देखिए तो हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन पहला है टेक इनकरेक्ट डोजेज ऑफ एंटीबायोटिक्स, सेकंड है यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, थर्ड है मल्टीपल क्रोनिक डिजीज़ इन सम पीपल, यानी कि एक ही व्यक्ति में बहुत सारी दीर्घकालीन बीमारियां होना। अब बताइए, या फिर डी है नन ऑफ द अबव। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये वाला सी, यानी कि एक ही व्यक्ति में बहुत सारी दीर्घकालीन बीमारियां होने से यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस में, ठीक है, कोई वो मतलब इसका नहीं बैठता हो। यहाँ पर क्या पूछा है? नहीं पूछा है, तो नहीं वाला ये आएगा। और ये जो पहला ऑप्शन था कि इनकरेक्ट डोजेस, जी हाँ, हमने यही तो समझा है अभी कि एंटीबायोटिक दवाइयों की गलत खुराक लेना, तो ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। और यूजिंग एंटीबायोटिक्स इन लाइव स्टॉक फार्मिंग, अब देखो आपको पता होगा जो गाय भैंस है ना, मुर्गी बकरी, अब इन सभी के ना मांस के प्रोडक्शन के लिए, यानी कि जो मार्केट में जो मीट बिकता है उसके लिए भी, कि जल्दी जल्दी ये लोग बड़े हो जाएं, मोटे हो जाएं, ज़्यादा हैवी इनको मांस मिले, मीट मिले, इस चीज़ के लिए यहाँ पर एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। एक मार्केट के रूप में पूरी चल रही है ये, ठीक है। तो ये रीज़न भी है, और थर्ड वाला बिल्कुल नहीं है। तो हमारा आंसर क्या हो गया? सी हो गया। तो चलिए, ये थे हमारे 8 क्वेश्चन। आशा करती हूँ आपको ये 8 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम उसका आंसर ज़रूर देंगे। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।